सो स्टूडेंट्स हमने कुछ नंबर्स की डिस्कशन कर ली है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर्स, आपका कंपोजिट नंबर्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने जो है ट्विन प्राइम ट्रिपलेट और हमने रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच डिफरेंस जो है आपका क्लियर किया है। सो अब हमने जान लिया है कि रैशनल इरेशनल क्या है, तो अब हम इरेशनलिटी के ऊपर, यानी कि अगर हमें प्रूव करना है कि नंबर इरेशनल है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक प्रूफ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 में उसके प्रूफ्स हैं। ओवर द ईयर्स बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज के बेसिस पर आए हैं एंड इसमें स्ट्रेंथ रही है 3 मार्क्स की। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज के वो 3 मार्क्स, और ज़्यादा ही कुछ वो हुआ क्वेश्चन लेंदी गया तो 4 मार्क्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं इस एक्सरसाइज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आप सभी के जो अभी पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे आफ्टर लॉकडाउन, तो उसमें ये चैप्टर जब आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए मैं आपको एक नंबर प्रूव करके दिखा दूंगा। सिमिलरली आपको बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आगे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे वो √5 हो या √3 हो या √2 हो या √10 हो, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब आपको इसी टाइप से करने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये जो हम प्रूव करेंगे ये होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है यानी कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, जो भी नंबर हमें जैसे इरेशनल प्रूव करना है, तब उसका उल्टा कॉन्ट्रेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, यानी कि उसका ठीक अपोजिट आपको लेट करना है और फिर एक कंडीशन लानी है जिससे कि वो कंडीशन जो आप लेट करोगे शुरू में वो गलत हो जाएगी। ओके, तो अब कई बच्चे कहेंगे सर फिर लेट ही क्यों कर रहे हैं उस कंडीशन को, कि भाई जो आप इसका उल्टा, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल होने वाला है। ओके, तो हम नंबर को रैशनल प्रूव करेंगे, और सॉरी इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें रैशनल वाली कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसको। ओके, और मैथ्स में कई प्रूफ जो है इसी टाइप से चलते हैं, खासकर 11th-12th में जब आप पढ़ोगे तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन काफ़ी आता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि मैंने कहा कि हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं तो इसका अपोजिट लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने √5 को रैशनल नंबर लेट किया। अब रैशनल नंबर है तो √5, बच्चे मैंने कहा था रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा, एंड आप लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, और यहाँ पर p और q क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर से होने वाले हैं। ओके, सीधा ये कंडीशन है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना। तो p और q को आपको को प्राइम नंबर से लेट करना है। अब बच्चे कहेंगे सर रैशनल नंबर है तो p और q को इंटीजर्स होना चाहिए था। हाँ जी, देखिए जो इंटीजर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं को प्राइम नंबर्स भी आपके आ जाते हैं। ओके, सो हमने इसको को प्राइम नंबर लिया है। अब इसमें क्या करना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q। अब देखिए मैंने आपको बताया था मैं दिस इम्प्लाइज दैट कई साइन डालूंगा, तो p²/q², इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, तो बेटा यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू p²/q²। अगर ये इसके इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लीजिए, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो आप लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये आपका हो गया। इसको बेटा वैसे ऑल्टरनेंडो मेथड बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो यानी कि हमने ऑल्टरनेट
कर दिया, यानी कि एक दूसरे के प्लेस वो कर दिए, चेंज कर दिए, या फिर आप इसको इंटरचेंज मेथड भी बोल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड यू विल स्टडी दैट इन अ रेशियो प्रोपोर्शन, मोस्टली जो टॉपिक आता है उसमें हम पढ़ाते हैं। ओके, तो आप इसको इनको इंटरचेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप देखिए, आप क्यू स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए ज़रा कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दूं, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको लिख दूं कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो बताइए मेरे ख्याल से गलत तो होने नहीं वाला ये। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके बेटा, तो इसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, ये काम आने वाला है ये रिजल्ट। अभी खैर, अब हम यहाँ से बात कर लें अगर कि पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड कर गया, इसमें अगर हम बात करें कि पी स्क्वायर फ्रॉम दिस कंडीशन पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड कर गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड कर रहा है तो p भी 5 से डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया, तो देखिए ज़रा मुझे ध्यान से बताइएगा, आप मुझे बताइए 5 का जो स्क्वायर है, अगर मैं p को थोड़ी देर के लिए कोई नंबर लेट कर लूँ तो 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। आप कहेंगे डेफिनेटली सर कि भी 5 स्क्वायर इज 25, 25 बाय 5 कितना आएगा बेटा 5। अगर इस नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड कर रहा है तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए p स्क्वायर इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ p लूँगा, p मैंने किसको माना है 5 को, तो क्या 5 से डिवाइड नहीं करेगा? आप कहेंगे डेफिनेटली करेगा, तो 1 आएगा। कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर डेफिनेटली किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने वाला है। कहने का मतलब जैसे 5 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 से, तो 5 भी डिवाइड करेगा 5 से। आप स्क्वायर हटा दीजिए तो वो नंबर भी डिवीजन करेगा। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा यहाँ से आप बोल सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी तो बताइए मुझे, p को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, जैसे मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो कुछ मेरा कोशेंट आया, कोशेंट आया कि नहीं आया? जैसे हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, तो बेटा ये कोशेंट आया कि नहीं आया? सभी को पता है ये कोशेंट होता है, यानी कि कुछ मुझे आंसर तो मिल रहा है। ठीक है, ऐसे जब मैं p को 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ कोशेंट आएगा। लेट अस सपोज दैट कोशेंट इज r, दैट कोशेंट इज r, कि p को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो r मेरा नंबर आ रहा है, वेयर r इज सम पॉजिटिव इंटीजर, r कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ तो आने वाला है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, p इज इक्वल्स टू 5r लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 उस r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5r। ओके, अब इसमें भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जब मैं p का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा p स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब मैं यहाँ पे 5r होल स्क्वायर करूँगा तो बेटा ये आएगा 25r स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करना बेटा, 5 स्क्वायर इज 25, r स्क्वायर इज r स्क्वायर। ओके, नाउ यूजिंग फर्स्ट में क्या है बेटा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट माना था, तो p स्क्वायर की जगह मैं 5 क्यू स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, पहुंच गया 5 से
इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे। तो बेसिकली मेरा रिजल्ट क्या आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 5 है जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, डेफिनेटली। तो अब यहाँ से बेटा क्या कंडीशन जनरेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हुआ, 5 से। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो क्यू भी डिवाइड होगा 5 से। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए बेटा, आप इसको सेकंड कंडीशन, और क्यू जब 5 से डिवाइड होगा, क्यू जब 5 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर यानी कि कोई ना कोई क्वोशंट हमें जरूर मिलने वाला है। ओके, लेट अस सपोज दैट क्वोशंट इज m। लेट अस सपोज दैट क्वोशंट इज m। जो भी आंसर आएगा क्यू को 5 से डिवाइड करने पे कोई तो आंसर आएगा, क्योंकि हम उस आंसर को नहीं जानते इसलिए हमने कोई वेरिएबल लेट किया है जो कि m है, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो q इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5m। ये बेटा आपका थर्ड कंडीशन आ गई। ओके, q इज इक्वल टू 5m, ये आपकी थर्ड कंडीशन आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड को, तो p इज इक्वल टू 5r और q इज इक्वल टू 5m, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 5। मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली देख सकते हो कि अगर मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू 5r एंड q इज इक्वल टू 5m, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है बच्चे वो आ रहा है 5। कॉमन फैक्टर 5 आने का क्या मतलब है कि भाई हमारी जो अजम्पशन है जो हमने शुरू में लेट किया था वो गलत चली गई कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था द नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर एज 1 ओनली, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 तो चलो है ही, होना ही है क्योंकि को प्राइम नंबर हमने लेट किया है। 1 के अलावा आप इजीली ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 5। इट मीन्स हमने जो ऊपर यहाँ पे लेट किया था वो हमारा अजम्पशन गलत है, यानी कि जो हमने रैशनल नंबर के लिए जो अजम्पशन लिया था को प्राइम नंबर्स वो गलत है। अब गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा था अभी आपको कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि P और Q को प्राइम नंबर्स नहीं है। जब P और Q को प्राइम नंबर्स नहीं है तो आपका √5 भी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, बेटा ये रफ के लिए है। ओके, ये रफ में आप बताइएगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we get that P and Q have common prime factor 5 other than 1, यानी कि 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर आया है जो कि 5 है 1 के अलावा। ओके, इट मीन्स P and Q
P and Q are not co-prime numbers। इसका मतलब P और Q को-प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे रब करके लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को रोक के बीच में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब P और Q को-प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आप लिखेंगे दिस कंडीशन हैज अराइजन। ऐसी कंडीशन क्यों आई? दिस कंडीशन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर wrong assumption, because of our wrong assumption। ऐसी कंडीशन इसलिए आई है क्योंकि हमने हमने जो अनुमान लगाया था वही गलत लगाया है। बिकॉज ऑफ आर wrong assumption, therefore √5 is an irrational numbers। ओके बेटा, मेरे ख्याल से जो मैंने बात कहनी चाहिए है वो क्लियर हो गई होगी। एक आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कई बार एक्चुअली आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेन जो है वही लिखना है कि भाई P/Q जैसे मैंने लेट किया था √5 को, P/Q मैंने लेट किया। ये बेटा प्रूफ आपका ख़त्म हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 मिनट टाइम लेके आपका मैं ये बता रहा हूँ कि √5 इज इक्वल टू P/Q है। तो हमने P एंड Q को जैसे को-प्राइम लेट किया, को-प्राइम नंबर्स, तो हो सकता है टीचर आपसे क्वेश्चन करने लग जाए टीचर कि भाई रैशनल नंबर लिया है तो तुमने P और Q को को-प्राइम नंबर क्यों लिया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या बेटा? इंटीजर्स हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्योंकि मैंने रैशनल नंबर में P और Q को इंटीजर्स से बताया था। अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताइए कि भाई 15/20 मान के चलते हैं भाई P/Q 15/20 है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, 2 2 4 5 20, तो 5 विल कैंसिल आउट 5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 2 4, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं ना, और तो 3/4। अब आप मुझे ये बताइए 3 और 4 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, खुद मुझे बताइए बेटा। तो 3 और 4 में 3 को क्या लिखोगे 3 × 1, 4 को क्या लिखोगे 4 × 1। दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आता है वो क्या होता है को-प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने आपको शुरू में P और Q को क्या ले लिया था बेटा, को-प्राइम नंबर्स ले लिया था, ना कि P और Q को इंटीजर्स ले लिया था। अब आप कहेंगे सर ये तो जब आएगा जब P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। हाँ जी, याद कीजिए मैंने आपको रैशनल नंबर में लिखवाया था कि P/Q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि हाँ सर वो को-प्राइम नंबर होंगे। मेरी बात क्लियर हुई कि मैंने आपको रैशनल नंबर, एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए को मैंने जब आपको लिखवाया था रैशनल नंबर में, तो मैंने 4th पॉइंट उसमें लिखवाया था P/Q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म। तो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो अल्टीमेटली यही कहना चाह रहा हूँ कि P/Q या फिर P एंड Q जो आएंगे वो को-प्राइम नंबर्स आएंगे। इसका मतलब P एंड Q आर को-प्राइम नंबर जो मैंने ये लेट किया है, जो आपके प्रूफ में मैंने लिया था शुरू में, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सो उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा आपसे। प्लीज़ आप उसको आप ये बता सकते हैं अगर कोई भी आपसे कहता है, इवन टीचर या आपके फ्रेंड्स। ओके, तो बेटा ये इसका रीज़न हो गया। ओके, तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने P और Q को को-प्राइम नंबर क्यों लिया है, इंटीजर्स यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं किया। ओके, सो टिल देन नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे
करवा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये जो प्रूफ है बच्चे, ये जो प्रूफ है ये और भी इजी है, करने के मेथड दो हैं लेकिन इजी ही हम आपको करवाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड भी है। सेकंड मेथड मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन आप ये कीजिए, शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है बेटा, यू हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो व्हाट कैन वी डू, अजम्पशन बेटा वही लेनी है आपको कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल है तो 3 + 2√5 को आप p/q के इक्वल लेंगे और आप लिखेंगे वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड सो co-prime also, co-prime and co-prime also। ठीक है बेटा, तो और यहाँ पे एक आप चीज मेंशन कर दीजिए, P and Q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये लीजिए, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो इंटीजर तो होंगे ही होंगे, साथ में को-प्राइम नंबर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा फर्स्ट स्टेप ही हो गया। उसके बाद ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा, तो 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। ओके, अब 3 मैंने लिया है, इसके बाय में 1 लगाएंगे। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आने वाला है इसका, Q एलसीएम आएगा। 1 और Q का कितना एलसीएम आएगा, Q आएगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 को P से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1P यानी कि P आएगा, -3 को Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3Q आएगा। अभी जो 2 है यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P - 3Q डिवाइडेड बाय 2Q। अब आप मुझे बताइए, ये मेरा एक न्यूमरेटर है, ये मेरा एक डेनोमिनेटर है, और आपको पता है P and Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं और एक न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा पूरा जो टर्म होगा बेटा ये क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर है और रैशनल के सामने वाला भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल आएगा। अब आपके मन में आ गया सर ये तो रैशनल है, समझ में आ गया, बट √5 तो अभी आपने रैशनल प्रूव करवाया। हाँ जी करवाया था। इसका मतलब ये कंडीशन आते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ चलने लग गई कि ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन पे, ऐसी कंडीशन पे, डिफरेंट क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशन पे पहुंचते ही आप जो मैं अब लिखवाने वाला हूँ बेटा वही लिखेंगे। ऐसी कंडीशन लेके आनी है, क्योंकि देखिए ये रैशनल नंबर है और हम ये जानते हैं कि ये इरेशनल है, तो रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए कि भाई ये रैशनल है तो रैशनल के सामने वाला भी क्या बेटा, रैशनल, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस P and Q are integers, this implies that P - 3Q divided by 2Q is a रैशनल नंबर। तो ये बेटा रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल हो गया। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं अगर ये रैशनल है, फिर आप लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए, हमने अभी करवाया था आपको थोड़ी देर पहले कि भाई हमें पता है √5 इरेशनल नंबर है।
सो इस कंडीशन को आप फर्स्ट लेट करेंगे, सो आप लिखेंगे, देखिए ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका रैशनल नंबर और ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। सो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट we can see that a rational number can't be equal to an irrational number। so ऐसा क्यों हुआ? दिस कंडीशन arises due to are wrong तो ये जो कंडीशन है हमारे गलत अजम्पशन की वजह से अराइज हुई है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आई है। देयरफॉर व्हाट कैन वी से, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, एक बार फिर बता देता हूं कि हमने इसको p/q लेट किया था, जहां पे p/q ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था। इसको थोड़ा हम एक किसी कंडीशन पे लेकर आए हैं। उसके बाद हमें पता है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो क्या कभी भी रैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। मान के एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि क्या कभी 2 √5 के इक्वल हो सकता है? नहीं। देखिए ये रैशनल है बेटा और ये क्या है? इरेशनल है, मैंने आपको बता रखा है। तो जब ये इक्वल नहीं हो सकते तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो हमने पहले यही बताया कि p और q इंटीजर हैं तो ये रैशनल नंबर है, और हमें ये भी पता है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो पहली कंडीशन यानी कि फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन क्यों आई है? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। तो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा एक मेथड तो ये हो गया विच इज क्वाइट ईजी आई थिंक। दूसरा मेथड अगर आपको मेथड नंबर 2 में बता दूं इसका बेटा मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मैं बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट आप ये शो कर दीजिए, शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और वो कैसे शो करेंगे कि √5 इरेशनल है? मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो करवाया था एक्सरसाइज का बेटा, वो उसमें मैंने बताया था कि √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो पहला स्टेप ये प्रूव कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, जब आप ये कर देंगे, अब जैसे ये टर्म है बेटा 3 + 2 √5, अब देखिए 2 √5, वैसे √5 इरेशनल है तो √5 के साथ अगर 2 लगा दो या 3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये वाला टर्म क्या आ गया बेटा? इरेशनल। ये टर्म इरेशनल आ गया, और इरेशनल है, और 3 क्या होता है बेटा? रैशनल। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि जब हम इरेशनल में रैशनल का सम करेंगे तो क्या आता है? अल्टीमेटली इरेशनल आता है। तो वहां पे आप एक लाइन लिख देना, वी नो दैट सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, IR का मतलब है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। ये बेटा आप लाइन लिख के देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। एन IR का मतलब है एन इरेशनल नंबर। सो सेकंड मेथड बेटा ये भी है। कई टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं, कई टीचर्स कहते हैं इसको रिकमेंड करते हैं। ये वाला मेथड भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो घबराना नहीं है, दोनों ही मेथड बिल्कुल ओके हैं। ओवर द ईयर्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये दोनों ही मेथड करते हुए आए हैं और दोनों में ही उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये मेथड लीजिए या ये मेथड लीजिए, मर्जी आपकी है।
होप कि दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। कई बार बच्चों को ये फैक्ट क्लियर नहीं होता कि रैशनल और इरेशनल का सम कैसे रैशनल होता है। सो ये 9th क्लास का में हम मोस्टली बताते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया है ये लास्ट लेक्चर्स में। सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। तो ये भी एक वैरायटी है जिसमें कि 1/√2 रैशनल नंबर है। इससे पहले मैं समझता हूँ आपको कि डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना आता होगा। ओके, सो लेट करते हैं। लेट 1/√2 is a rational number। फिर वही 1/√2 is equal to p/q, where p and q are integers and co-primes also, and co-prime numbers also। और मैंने बताया था ये क्या है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, सो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो आपका डेनोमिनेटर है उसी को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 डिवाइडेड बाय √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा बेटा 2। बिकॉज हम जानते हैं कि √2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो √2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। किसी भी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर लगाऊंगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बेटा ये कितना आएगा 2 आपका आ जाएगा। तो √2/2 इज इक्वल टू p/q। ये मैंने बेटा रैशनलाइज किया इसी स्टेप में, और आपका ये आ गया p/q के इक्वल। इस 2 को अब आप ऊपर लेके जाएंगे तो √2 इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय q। बताइए, ये बात क्लियर हो गई बेटा। इसको उधर लेके चले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज डेनोमिनेटर में है तो डिवाइड में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया मेरा टर्म 2p/q। फिर वही बात कि ये जो टर्म है, एक न्यूमरेटर है एक डेनोमिनेटर है, तो ये मेरा पूरा टर्म बेटा रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल है और हमें पता है ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो वही रैशनल टर्म इरेशनल टर्म के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर वही कंडीशन आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था। मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी हम प्रूफ कर रहे हैं ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, सो √2 इज इक्वल टू 2p/q। तो हम लिखेंगे सिंस p and q आर इंटीजर्स। अच्छा, इसको बेटा फर्स्ट लेट कर लेना। देयरफॉर या फिर दिस इंप्लाइज दैट 2p/q is a रैशनल नंबर, या फिर रैशनल ही बोल सकते हैं। उसके बाद फिर वही, बट वी नो दैट √2, बेटा यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 लगा देंगे। √2 इज एन इरेशनल नंबर, और क्योंकि मैंने कहा था कि ये मेरा जो टर्म है ये रैशनल हो गया और ये मेरा जो टर्म है ये इरेशनल हो गया। ओके, तो क्या कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे कि वी कैन से दैट अ रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। दिस कंडीशन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ऐसी कंडीशन क्यों आई? हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि हमने जो अजम्पशन ली थी शुरू में, बस हमें उसी को रॉन्ग प्रूव करना है। अगर वो रॉन्ग हो गई, इसका मतलब जो रैशनल नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है रैशनल होगा। ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन।